नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज बात किसकी कितनी तैयारी, कौन कितना भारी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और उत्तराखंड में इस बार कुल 63 नामांकन दाखिल हुए। हालांकि अभी नामांकन पत्रों की जांच और 30 मार्च को नाम वापसी के बाद ही प्रत्याशियों की अंतिम स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और वहीं इस चुनाव में देखने को मिला कि चुनाव लड़ रहे अधिकांश नेता जो हैं वो करोड़पति और लखपति हैं। ये हाल उस पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड का है जहां कुछ जिलों में राज्य गठन के बाद अब तक प्रति व्यक्ति आय 1 लाख भी नहीं पहुंच पाई है। और ऐसे में प्रदेश के नेता लखपति और करोड़पति हैं। ये बात खुद तमाम नेताओं ने नामांकन के दौरान अपने शपथ पत्र में कही है। कुछ प्रमुख नेताओं के शपथ पत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत की 7 साल में चल रहे और अचल संपत्ति में रिकॉर्ड 342% का इजाफा हुआ है। जबकि टेहरी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के पति और परिवार की संपत्ति पिछले 5 साल में 23.35 करोड़ बढ़ी है। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतसिंह गुंसोला बीते 12 साल में लखपति से करोड़पति बन गए। उनकी संपत्ति में 6 गुने का इजाफा देखने को मिला और उनकी संपत्ति 56.86 लाख से बढ़कर 3.36 करोड़ रुपए हो गई। वहीं 2 साल में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और उनकी पत्नी की चल और अचल संपत्ति में 33% की वृद्धि हुई और उनकी संपत्ति 54 करोड़ से बढ़कर 72 करोड़ रुपए हो गई। और इसके अलावा भी अधिकांश जो नेताओं की संपत्ति भी है वो कई गुना का इजाफा देखने को मिल रहा है। सवाल यही है कि एक तरफ जहां राज्य के कुछ जनपदों में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए भी नहीं पहुंच पाई है, तो वहीं दूसरी ओर नेताओं की संपत्ति में कई गुना का इजाफा देखने को मिल रहा है। सवाल ये कि क्या जनता के विकास से ज्यादा नेताओं ने अपने विकास पर ध्यान दिया। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए सभी दलों और नेताओं की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव नजदीक आते ही तमाम नेताओं ने जनता से विकास के दावे शुरू कर दिए हैं। राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। उत्तराखंड में इस बार कुल 63 नामांकन दाखिल हुए हैं। वहीं इस चुनाव में देखने को मिला है कि चुनाव लड़ रहे अधिकांश नेता करोड़पति और लखपति हैं। ये हाल उस पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड का है जहां कुछ जिलों में राज्य गठन के बाद अब तक प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए भी नहीं पहुंच पाई है। वहीं भाजपा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत की 7 साल में चल और अचल संपत्ति में रिकॉर्ड 342% इजाफा हुआ है। वहीं भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के पति और परिवार की संपत्ति पिछले 5 साल में 23.35 करोड़ बढ़ी है। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतसिंह गुंसोला बीते 12 साल में लखपति से करोड़पति बन गए हैं। इसके अलावा 2 साल में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और उनकी पत्नी की चल और अचल संपत्ति में 33% की वृद्धि हुई है। वहीं इस आंकड़े के सामने आने के बाद भाजपा कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी के बारे में तुम्हारा शुरू से ही मानना रहा है। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, व्यक्तिगत उनके अपने विकास को लेकर, और मुझे लगता है कि वो राजनीति में भी जो आते हैं या काम करते हैं वो अपने विकास के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी सबके विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, आम व्यक्ति के विकास के हिसाब से काम करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संपत्ति का ब्यौरा हम पढ़ रहे थे अभी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। जनता के तो अच्छे दिन आए नहीं, इनके नेताओं के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। कई 100 करोड़ रुपए इनका पैसा बढ़ा हुआ है, संपत्ति इनकी बढ़ी हुई है।
पूछने वाला कोई नहीं है। देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा पे जो आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे थे, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस पूछती रह गई, लेकिन उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। और भारतीय जनता पार्टी, विकास में इनका कोई योगदान नहीं है। अगर हम बात करें कि इन्होंने प्रदेश के अंदर कोई विकास किया, तो विकास कुछ नहीं है। ये बंदरबाट में लगे हैं, भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, अपनी जो संपत्ति है कई गुना ये लोग बढ़ा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जो इन्होंने अपना हलफनामा भरा है, उसको देख के जनता के सामने आ चुका है। आपको बता दें कि हाल ही में धामी सरकार की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण की सदन में रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें खुलासा हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय में मैदान से एक दशक पीछे पहाड़ चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार रुद्रप्रयाग और बागेश्वर आज भी ऐसे जिले हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय अभी तक 1 लाख रुपए भी नहीं पहुंच पाई है। इतना ही नहीं, राज्य में लगातार कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। 75,000 करोड़ से अधिक के कर्ज की वजह से उत्तराखंड में पैदा होने वाला बच्चा भी कर्जदार है। राज्य के हर व्यक्ति का तकरीबन 70,000 रुपए से ज्यादा कर्ज है। वहीं आम जनता का कहना है कि यदि बजट का सही से उपयोग हो तो राज्य का विकास तेजी से हो सकता है। जितने भी पॉलिटिशियन देश के अंदर है, हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि सब दूध के धुले हैं। हर पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं करप्ट है आज की डेट में, लेकिन आम जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर पॉलिटिशियन जो सरकार का पैसा है वो अगर ज़रा सा भी उसका 2% या 10% या मान लीजिए 30% भी अगर खर्च करें लोगों के ऊपर, तो लोगों को जो समस्याएं हो रही है, जैसे महंगाई को लेके, जब आप देख सकते हैं कि रसोई गैस हो गया, पेट्रोल के दाम हो गए, अन्य जितनी भी चीज़ें उस पर GST लगा दी गई है, तो वो जो जनता को झेलना पड़ रहा है उसमें जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। देखो, ऊपर से पैसा तो हर नेता को मिलता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो उसका 30% भी पब्लिक के लिए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है, नेता तो सारे के सारे अमीर बनेंगे ही। और हम तो कहते हैं अगर 30% भी अगर ये खर्च करें ना, ठीक है, अपना बनाओ, अच्छी बात है, जीत के आए हो, पब्लिक ने जिताया है, अपनी भी प्रॉपर्टी बनाओ, लेकिन पब्लिक का भी तो थोड़ा बहुत ध्यान रखो। फिर बाद में तो देखो, चाहे कोई खरीदा जाए चाहे कोई बेचा जाए, फिर उसी हिसाब से जीतते हैं। और 30% भी अगर पब्लिक पे खर्च करें ना, तो मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, JP नड्डा जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है और अवैध तरीके से संपत्ति जो कमाने वाले लोग हैं उन पर जो शिकंजा कसा गया है, तो उसके लिए अपने से उदाहरण प्रस्तुत करने का ये उत्तराखंड के जो हमारे 5 लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है कि उन्होंने अपनी संपत्ति पद पर रहने के बाद जिस तरह से एक सामान्य तरीके से उसमें बढ़ोतरी होती है वो होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला हो, कहते हैं साहब कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड लिए। भाई, कुल 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी, जिसकी लोकसभा में 303 सीटें हैं, उसको 6,000 करोड़ मिले। कुल मिलाकर एक तरफ जहां नेताओं की संपत्ति में बेतहासा बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम जनमानस बेरोजगारी, महंगाई से परेशान है। आम जनता जहां विकास की आस लगाए बैठी है, तो दूसरी ओर विकास प्रदेश से ज्यादा नेताओं का होता दिख रहा है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट को लेकर के पहले ही चरण में मतदान को लेकर के घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर मतदान जारी रहेगा। इसके साथ साथ जो उचित पेपर है, जो उनकी चल अचल संपत्ति है, उसका ब्यौरा जो है वो निर्वाचन को दिया है, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि अब तक के कुछ ऐसे भी राजनेता हैं जिनकी चल अचल संपत्ति में काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है, यानी कि 30 से 35% की उनकी संपत्ति जो है वो भारी भरकम हो गई है। इस तमाम 3 से 4 सालों में आम जनता को क्या मिला, ये जनता बेहद तरीके से जानती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनेता हैं उनकी जो चल अचल संपत्ति है वो भारी भरकम हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून।
तो देवभूमि के दंगल में आज इसी बात को लेकर चर्चा की, जहां पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1 लाख होनी चाहिए, लेकिन प्रति व्यक्ति आय आम इंसान की कितनी है, इस बात से कोसों दूर हैं हमारे राजनेता। और राजनेताओं की जो आय है, चल और अचल संपत्ति का जो ब्यौरा है, जो निर्वाचन आयोग के पास गया, या ये कहा जाए उस ब्यौरे को, उस रिपोर्ट को देखते हुए अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर जो लाखों की संपत्ति थी वो करोड़ों में तब्दील हो गई कैसे। इन राजनेताओं ने आखिर असल मायने में जमीनी स्तर पर क्या कुछ विकास किया है, इसी बात को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। अनूप पंत जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उमा सिसोदिया जी हैं आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, कुछ देर बाद जुड़ेंगी, इस चर्चा का हिस्सा होंगी। और देवचंद जी हैं यूकेडी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब से कुछ ही देर बाद मनोज ध्यानी जी भी जुड़ेंगे। शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से कर लेते हैं। अनूप पंत जी, अब सवाल आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो मुद्दा अब गरमा रहा है, चल और अचल संपत्ति को लेकर, राजनेताओं ने धरातल पर कितना काम किया, आम इंसान की कितनी आय है, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इन सब से परे जो ये ब्यौरा निकलकर सामने आ रहा है। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद सबसे पहले तो आप सभी का। और सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाया है कि ये जो डेटा है ना, ये डेटा एवरेज डेटा इसको हम, और जब नेताओं की बात आती है, जो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की बात आती है, तो फिर वो एवरेज नहीं रह जाता, वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति का काम है। अब मैं किसी दिन पूछूं कि के न्यूज की जी पहले कमाई बहुत कम थी, अब बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो सवाल सही नहीं होगा ना। के न्यूज काम कर रहा है, इसीलिए उसकी सैलरी बढ़ गई है, लोगों की सैलरी बढ़ गई है, बाकियों की बढ़ गई है। यदि ऐसे ही देखा जाए, हमारे वो अगर बढ़ गई है, ठीक है, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं अनूप। आप कंप्लीट करिएगा, लेकिन इसका जवाब मैं दे लेती हूँ। अगर के न्यूज की कमाई बढ़ी, के न्यूज काम कर रहा है, अगर उसकी टीआरपी बढ़ रही है, उसको एडवर्टीजमेंट मिल रहा है, तो इस एक बताने के लिए है ना हमारे पास। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ ना। ये देखिए, ये जो आप डेटा देख रहे हैं ना, ये डेटा वो है जो कि हमारे नेताओं ने, हमारे लीडर्स ने अपने शपथ पत्र में भरा है। यानी वो बता रहे हैं कि ये पैसा उनके पास है। जैसे आप अपने इनकम टैक्स में भरते होंगे ना कि भाई हमको इतना पैसा मिला है, इसका मतलब हम बता रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है। यानी कि जो, अब देखिए, अगर मैं आज की डेट में बात करूं, पहले जब मैं जॉब में लगा था तो मेरी कम सैलरी हुआ करती थी, फिर मेरी बढ़ी, उसके बाद मुझे मौका मिला, मैं और अच्छी जगह पे गया, और मेरे साथ ही के कुछ लोग थे जिनको और अच्छा मौका मिला, वो अभी विदेशों में, राइट, तो उनको ज्यादा पैसा मिला है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो कुछ लोगों को उतना मौका नहीं मिल पाता, कुछ लोगों को मिला है। उनमें से जो सबसे बेहतर होते हैं वही नेतृत्व की तरफ आते हैं, है ना, जो मार्केट को समझते हैं, जो सब समाज को समझते हैं। तो उनके लोग, उनके बिजनेसेस, अगर उनका उसमें काम करने का तरीका अच्छा है तो उनको उसमें बेनिफिट हो रहा है। परंतु ये कभी नहीं देखा जाता कि किसी का लॉस कभी हुआ है तो उसको वो कभी मुद्दा नहीं बना। इसीलिए ये मुद्दा जो है ना, ये बड़ा इस मुद्दे को क्यों उठा रहा है लोगों के लिए। अनूप जी, अब खैर मैं फिर भी सीरियस उस पे आता हूँ। देखिए, यही चीज कांग्रेस के साथ में भी, ये सब लिखा हुआ है, ये हमने पेश किया है लोगों के सामने। अब अगर किसी को इसमें शिकायत हो कि भाई आपके पास ये पैसा कैसे आया, तो उसके लिए सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इसीलिए तो ये इलेक्शन से पहले ये सारे ब्यौरे लिखे जाते हैं। यदि आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, तो पब्लिक आरटीआई के तहत और बाकी सारे माध्यमों के तहत जो है वो उनके ऊपर कार्यवाही कर सकती है। परंतु जो तैयारी का मुद्दा है, जो मेन मुद्दा है आज का, कि तैयारी कैसे है, तो तैयारी सिर्फ ये 2 या 3 दिन की तैयारी नहीं है बीजेपी, या यूं कहे कि 1 महीना 2 महीना या जिस दिन से तैयारी नहीं है बीजेपी। देखिए, कई सालों से बीजेपी लगातार पब्लिक के साथ में काम कर रही है, घर घर जुड़ी हुई है। किस तरीके से पीएमजेएसवाई के तहत कई घर उत्तराखंड के बने हैं, उत्तराखंड के उन्हीं बच्चों की जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, कि जिनकी सैलरीज नहीं है या ये नहीं है, वो जो दिल्ली में जाके काम कर रहे हैं, मुंबई में जाके काम कर रहे हैं, बिहार में जाके काम कर रहे हैं, वो इसी पीएमजेएसवाई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले जो छोटे छोटे मकानों में रहते थे किरायों में, जिनके पास इतनी हिम्मत नहीं कर पाते थे कि कहीं पे घर ले, आज की डेट में उन लोगों के नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लेकर दिल्ली तक में अपने अपने मकान है। क्योंकि 15-16 लाख रुपए अगर समझ लीजिए उन्होंने कोई फ्लैट लेने की बात करी उस समय, तो 2 लाख से लेकर 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए ये प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला। इसका डेटा सबके सामने है। इसीलिए हम लोग घर घर पहुंच गए हैं। रोडों की अगर हम बात करें तो ये 1-2 महीने में नहीं हुआ है, ये सालों से, जब से बीजेपी राज्य में आई है, सालों से
लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑल वेदर रोड का विकास हुआ। उसमें काम करने वाले कौन लोग थे? उसमें काम करने वाले जो हमारे लोग थे, क्या उनको सैलरीज नहीं मिल रही थी? आज जो रेलवे का इतना बड़ा ट्रैक बचाया जा रहा है जो पूरे पहाड़ को कवर कर रहा है, क्या उसमें काम करने आपको पता होगा अनुपम जी कि ऑल वेदर रूट का क्या कुछ हाल हुआ और किस तरीके से सवाल उसको भी लेकर उठाए गए? बिल्कुल जी। तो एनीवेज अगर हम आगे आते हैं तो देखिए वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे इसके लिए आपने कह दिया एनीवेज, ये इस बात का जवाब नहीं है अनूप जी। तैयार हुआ। इसके तहत हम लोग अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट करते हैं और सरकार का सबसे पहली दो चीजें जो सबसे प्रायोरिटी की है वो है टू सेट द मॉरल ऑफ द पीपल राइट एंड टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज। इन दोनों चीजों में घर घर मोदी सरकार और धामी सरकार पहुंची है, इसीलिए लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है, इसलिए हमारी तैयारी पूरी है। इसलिए अब की बार 400 पार का जो एक खूबी है भारतीय जनता पार्टी की, या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठते हैं उनकी एक बहुत अच्छी खूबी है कि जो सवाल उनसे पूछा जाता है लेकिन उनको वही बात कहनी है जो उन्हें कहनी होती है। सवाल मेरा ऑल वेदर रोड का जिक्र किया आपने, तो मैंने कहा उसको लेकर भी सवाल उठे। ऑल वेदर रोड का मतलब होता है ना कि किसी भी मौसम में वो वैसी ही रहे, उसको लेकर उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए। इसको लेकर आपने एनीवेज कहा अनूप जी। देखिए आज के समय अगर आप श्रीनगर की तरफ भी रुख करेंगे ना तो वो भी दौर भी था जिस समय आप 4-4, 5-5 घंटे में पौड़ी पहुंचते थे, 6 घंटे में पौड़ी पहुंचते थे या श्रीनगर पहुंचते थे। आज के समय में अगर आप ऋषिकेश से पौड़ी की तरफ जाते हैं, ऋषिकेश से श्रीनगर की तरफ जाते हैं, ऋषिकेश से अगर आप टिहरी की तरफ भी जाते हैं तो समय जो है समय सारणी का आपको वेट नहीं करना पड़ता कि नहीं 5 घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे 3 घंटे में आप अपना श्रीनगर। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए उन कामों की दुहाई और जनता के दिलों तक कैसे पहुंचना है अब इस लोकसभा चुनाव में, उसकी क्या कुछ तैयारियों को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अनुपम जी। आशीष नौटियाल जी का भी रुख कर लेते हैं, प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया जी भी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उमा जी आपका रुख करेंगे, आशीष जी का पहले रुख कर लेते हैं। आशीष जी आप बखूबी सुन रहे थे अनूप जी को। फिलहाल जो ये निकलकर चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा निकलकर सामने आया, या अनूप जी ने कहा कि भाई एक प्रक्रिया होती है या भारतीय जनता पार्टी ने इतना बेहतर काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की कैपेबिलिटी है कि इनकम इंक्रीज हुई। देखिए सोनी मैडम, बेहतर जब कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो बेहतर हो जाता है। जब कहीं और रहता है तो वो बेहतर नहीं बन पाता। वहां आके उसको आइडिया आ जाते हैं किस तरह पैसा कमाना है, कैसे 7 साल में 342% संपत्ति का भी आपने बताया त्रिवेंद्र रावत जी की जो हुई, तो बताएं ऐसे कौन सा खजाना उनके यहाँ लग गया। आम आदमी अपने रोजगार के लिए रो रहा है, उसके 7 सालों में रोजगार जा चुके हैं। अधिकांश लोगों के रोजगार इन जब से जीएसटी लगी तब से रोजगार जा चुके हैं। एक त्रिवेंद्र रावत जी का ऐसा कौन सा व्यापार चल रहा जो 342% उन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित कर दी। मैं सुबह देख रहा था रानी राजलक्ष्मी का, उनकी 550 करोड़ रुपए संपत्ति। इतना इन लोगों के काम धंधे आखिर है क्या? देखें, झूठ बोलकर और कागजों में इनकम टैक्स दिखाकर ये कोई भी दिखा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये लोग अपने घरों में एक दुकान खोल देते हैं, फर्जी बिल परचेज करते हैं और बोलते हैं हमने माल बेच दिया, और झूठ बोलने का काम करते हैं। इस दुकान से मैंने इतने करोड़ कमा लिए, यहाँ से कमा लिए। एक मिनट, ये फर्जी बिल की इन्होंने बात करी, क्या ये इस चीज को ये फर्जी बिलों की बात कर रहे हैं? क्या ये इस बात को ये कोर्ट में ले जाना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि फर्जी बिलों की बात कर रहे हैं, ये तो सीधा सीधा आरोप है। ये तो सीधा सीधा जानते हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ कि आप तो सक्षम है, आप कोर्ट में चले जाइए। करोड़ रुपए के बिल नहीं तो या फिर कोर्ट में जाने मैं ये बोल रहा हूँ ना, देखिए ये हवाई बातें हैं जो आप करते हैं, वो हवाई बातें। हवाई बातों के आधार पे राज्य नहीं बनता, राष्ट्र नहीं बनता, सरकारें नहीं बनती और कोई कार्य होता नहीं। यही ज्यादा कांग्रेस को लोग सीरियसली नहीं ले रहे। डिबेट में क्यों बैठ रहे हैं हम? डिबेट चर्चाओं के लिए होती है और चर्चा एग्जैक्टली, पर झूठी चर्चाओं के लिए। आप तथ्य रखें सामने, हमने तथ्य रखे, आप तथ्य रखे सामने। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जो है लोगों को ज्ञान हो जाता है कि व्यापार कैसे किए जाते हैं। ठीक है, आशीष नौटियाल जी का जो सवाल है राजलक्ष्मी शाह के इनकम को लेकर उन्होंने सवाल उठाया और त्रिवेंद्र सिंह रावत के इनकम को लेकर सवाल उठाया। आशीष जी आपने ऐसी इनकम को लेकर सवाल उठाया और अनूप जी का कहना है क्या इसे कोर्ट तक ले जाएंगे?
नहीं, मैं कोर्ट में क्यों ले जाऊंगा? कोर्ट तो आप ले जाओ। बस वही बात खत्म हो गई ना। अभी अरे कोर्ट- भाई नहीं, राज मैं परिवार कोर्ट की नहीं कार्रवाई कह की रहा हूं। धमकी दे रहे हैं अनूप जी। प्रॉपर्टी उससे संपत्ति उसकी की बात कमाई नहीं हो की, रही exit है। कैसे हुई? मैं बोलता मैंने रहा ये हूँ नहीं कहा ये तो कि हवाई बिल ये इस हवाई वजह फायर से करती हुआ। कांग्रेस मैंने करती आपको है बताया हवाई कि फायर। इस तरीके और से हवाई बिल फायर काम उनकी कर बार लेते बार हैं। क्या होता है ना कि वो आप फायर बताओ, उन्हीं को आप आहत ज्यादा कर देती समझदार है। है। आप बता दीजिए कहाँ से इकट्ठा किया इन्होंने पैसा? बताओ, आप बताओ। मैं तो बोल रहा हूँ राज परिवार कहाँ से? है, राज नहीं, परिवार कौन की सा अपनी व्यापार है उनका? प्रॉपर्टी है, आज नहीं, से तो नहीं है। अगर मैं ये गुरविंदर बोलूं जी कि की बात नौटियाल बताएं जी आप। ने गुरविंदर मैं जी ये ने बोलूं कि कौन से नौटियाल जी व्यापार ने से एक लेके अपना आए? बिजनेस खोला हुआ गुरविंदर है, जी कौन से उसकी व्यापार से प्रॉपर्टी लेके आए? आप कैसे हमको बढ़ बता गई? दीजिए। आपको त्रिवेंद्र मैं जी की यही बोल संपत्ति रहा का हूँ ना, ज्यादा आइडिया है और कितना सबूत है मैं यही आप तो बोल रहा हूँ। ठीक है। बता दीजिए मैं कहाँ यही से तो आई? बोल रहा हूँ। ठीक है, ये नेताओं की, राजनेताओं की इनकम कैसे बढ़ी, इसको लेकर भी हमारे साथ और भी जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। मनोज ध्यानी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और साथ ही उमा सिसोदिया जी का रुख करेंगे। उमा सिसोदिया जी, जिस तरीके से अब चल और अचल संपत्ति के मुद्दे को लेकर सवाल पक्ष और विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं, आप भी गठबंधन का हिस्सा हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो मैं अनुपम जी की, और अनुपम जी ही नहीं, तमाम बीजेपी के जितने प्रवक्ता डिबेट्स में बैठते हैं वो बड़ी छाती चौड़ी करके इस बात को बोलते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हुए कि हमने इतनी सड़कें बनाई, हमने यहाँ सड़कें बनाई, हमने टाइम बचाया, हमने हाईवेज बनाए, हमने राजमार्ग बनाए। मान लीजिए हम मान रहे हैं आपने बनाए और उन सड़कों पर हम भी चलते हैं, ये मैं साधुवाद देती हूँ कि आपने बनाए। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, नितिन गडकरी जी, उनका टिकट सबसे लास्ट में फाइनल होता है, वो भी तब जब राज ठाकरे जी दिल्ली आकर नकेल कसते हैं कि नितिन गडकरी जी का टिकट पहले कर दिया जाए। मैं पूछना चाहती हूँ कि नितिन गडकरी जी को इतना बड़ा खतरा मोदी जी ने कैसे बना लिया? वो एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा, पंत जी बात होने दीजिए, जिस व्यक्ति ने आप लोगों को कुछ कहने के लिए छोड़ा है, अदरवाइज आपके पास सड़क के अलावा कुछ और नहीं है बताने के लिए कि हमने सड़कें बनाए। और सड़कों के लिए भी कितना मोटा कर्ज आप लोगों ने इंटरनेशनल बैंक से ले रखा है कि हम लोगों को इस समय चेतावनी जारी हो चुकी है कि भारत की सरकार इससे ज्यादा कर्ज ना ले, ये चेतावनी जारी हो चुकी है। उन नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने चाहे जैसे भी सही कर्जा लेके सही लेकिन सड़कें बनाई, हम साधुवाद देते हैं। उन नितिन गडकरी जी का टिकट काटने की पूरी कोशिशें बीजेपी के अंदर होती रही। अगर आप लोगों को एक एक सीट की फाइट ना होती तो आप इस बार नितिन गडकरी जी का टिकट नहीं करने देते। आप लोगों के पास, मतलब हैरानी है, जिस हिटलरशाही की बात विपक्ष करता है कि आप लोग हमें परेशान कर रहे हैं, वही हिटलरशाही इनके अपने संगठन में भी है कि मोदी जी के सामने अगर कोई खड़ा होगा, अपने संगठन में भी अगर किसी नेता का कद ऊंचा होगा तो मोदी जी उसकी गर्दन काट देंगे। उनको पहले संसदीय समिति से बाहर किया हुआ है नितिन जी को। अरे भाई, एक ही तो नेता है आपके, जो लफाजी नहीं करता, जो काम करता है, उसी नेता को आप लोग बाहर करने के मूड भला हुआ राज ठाकरे साहब का, जिन्होंने मराठी मानुष का झंडा बुलंद किया, नितिन गडकरी टिकट हो पाया। जी पंत जी जवाब दीजिए। अनुप जी, बीजेपी के अंदर जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी सब कुछ, सब जाके जो है वो आम आदमी पार्टी के लोगों को बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई हम गडकरी जी का टिकट काट रहे थे। देखिए, आप समझ रहे हैं अपनी पार्टी में क्या चल रहा है, अपनी अब देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने जवाब ले लेते हैं उमा जी, आप सभी मेहमानों का वापस से रुख करेंगे। फिलहाल सहारनपुर का रुख कर लेते हैं। प्रबोध जन सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और इसीलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि सबसे पहले मैं आप सबका ही आह्वान करने के लिए आया हूं। हम चुनावी सभाओं में आएंगे क्योंकि आपके वोट की कीमत है। आप सोचिए, आपका एक वोट कैसे प्रभावित करता है। गलत दिशा में जाता है, गलत पार्टी को जाता है, सहारनपुर में कर्फ्यू लगता है, और मोदी जी के साथ जाता है, कांवड़ यात्रा भी निकलती है। आपका एक वोट गढ़ में जाता है तो सहारनपुर अराजकता की भीड़ चढ़ता है, और अगर मोदी जी के साथ जाता है तो यही सहारनपुर आस्था का सम्मान सहारनपुर बन जाता है। अगर गलत हाथों में जाता है तो इस सहारनपुर में वसूली शुरू हो जाती थी, और आज मोदी जी के साथ है तो यहां की कास्ट कला फिर से पुनर्जीवित दुनिया में छाने के लिए आगे दिखाई दे रही है। हमारा
कारीगर, ये किसी भी जाति, किसी भी मत और मजहब को मानने वाला होगा, लेकिन पहचान तो सहारनपुर को दे रहा है, पैसा सहारा है, विकास सहारनपुर का हो रहा है। सहारनपुर का विकास होगा तो प्रदेश का विकास अपने आप हो जाएगा। आपका वोट गलत हाथ पर था तो बेटी भी असुरक्षित थी और व्यापारी भी असुरक्षित। आपका वोट मोदी जी के आह्वान पर गया, बेटी भी सुरक्षित हुई और व्यापारी भी सुरक्षित हुआ। और आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि एक और जहां सुरक्षा का माहौल बनाने का कार्य हुआ है, सुरक्षा आप सबका आह्वान करने के लिए आई है। संस्कृति की अभिवृद्धि हो रही है आपके लोकतांत्रिक अधिकार के कारण। आपका लोकतांत्रिक अधिकार आपको तय करना होता है, कैसे इस्तेमाल करना है। गलत दिशा में जाएगा तो उसके परिणाम तो होगी हमें ही नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों को बनना पड़ेगा। दिशा में जाएगा तो आपने बदलते हुए भारत को देखा है, 10 वर्ष भारत बदला है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत का सम्मान बढ़ा है। 140 करोड़ का भारतवासी आज दुनिया के अंदर कहीं जाता है तो सम्मान के साथ देखा जाता है, और नहीं तो 2014 के पहले भारत के नागरिकों को शक की निगाहों से देखा जाने लग गया था। शक की निगाहों से देखा जाता था। ये शक की निगाहों से देख करके देश के माहौल को जिन लोगों ने खराब करने का प्रयास किया था उस समय, ये वही लोग हैं जो लोग जाति के नाम पर वोट तो लेते थे लेकिन अव्यवस्था पैदा करते थे देश के अंदर। देश की पहचान को 140 करोड़ लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते थे, और आज 140 करोड़ लोग दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं तो सम्मान की निगाहों से देखे जाते हैं। ऐसे ही देश की सीमाएं 14 के पहले असुरक्षित थी, आज देश की सीमा पूरी तरह सुरक्षित है। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। बचपन में हम लोग एक नारा लगाते थे, भारतीय जनता पार्टी भी और भारतीय जनसंघ भी उससे पहले एक नारा लगाता था, एक देश में 2 प्रधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। एक नारा लगता था पूरे देश के अंदर। कश्मीर के बारे में कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, कारण था क्योंकि कश्मीर में धारा 370 थी और उसका दुष्परिणाम क्या था? उग्रवाद, पत्थरबाजी की घटना से हमारा जवान आहत होता था। सहारनपुर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे चुनावी जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो और मेहमानों का रुख करेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से वापस लौटते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर 63 उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और हरिद्वार सीट में सबसे ज्यादा प्रत्याशी है। और ऐसे में पहाड़ के विकास को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि पहाड़ का विकास अधूरा तो नहीं छूट जाएगा, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, पक्ष और विपक्ष की तरफ से। एक बार रुख कर लेते हैं देवचंद जी का, यूकेडी प्रवक्ता का, और इसके बाद मनोज ध्यानी जी का रुख करेंगे। देवचंद जी, फिलहाल चल और अचल संपत्ति को लेकर अब सवाल और जवाब हो रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनकी जो चल और अचल संपत्ति है उसका जो रिकॉर्ड निकलकर सामने आया है 342% का इजाफा दर्ज किया गया है। ऐसे ही टेहरी का भी जिक्र किया गया है। तो ये राजनेताओं की जो चल अचल संपत्ति का ब्यौरा निकलकर सामने आ रहा है,
क्या इससे महत्वपूर्ण और मुद्दे नहीं हैं? जिस तरीके से लगातार विपक्ष उठा रहा है उन मुद्दों को, आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, आप भी बखूबी जानते हैं वो मुद्दे क्या हैं। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं आज इस जो हमारे डिबेट में जो हमारे मनोज ध्यानी साहब जो आए हैं काफी वयोवृद्ध हैं, धन्यवाद करता हूँ कि आज इस डिबेट में तो हम जैसे लोगों का उनके सामने क्या मुद्दा रखे हम। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग पहाड़ से हैं, अंधा बांटे रेवड़ी मुड़ मुड़ अपनों को दी। आप इस बात को एक बार बहुत पहले सतपाल महाराज ने बोला था कि भैया बेरोजगार बेरोजगार की बात होते, ठेके की बात कार्यकर्ताओं को देंगे। अब इसी थीम पर जब चल रहे हैं, इतना इलेक्ट्रोल बॉन्ड आ रहा है, बॉन्ड के पीछे कुछ और छुप के भी आ रहा होगा, तो निस्संदेह जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह जी, उनके हिस्से में तो गया ही गया होगा। बॉन्ड के रूप में नहीं है तो किसी और रूप में गया ही होगा। और वो करना है, काला धन को कैसे अवॉइड करना है, और वो उन्होंने किस प्रकार से अभी अपने चुनाव उसमें दिखा दिया, मेरे पास इतना पैसा है। इतना पैसा वो खुद जमा करके और अपने कार्यकाल में उनके जो उत्तराखंड की पीड़ा उनके उसमें होती, मन में होती, उनकी ध्यान में होती, तो शायद उत्तराखंड में जो आप एक कर रहे थे कि पर ये कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड को वहां पहाड़ों से निकाल करके मैदानी इलाकों में जो बसाने का काम चल रहा है, और बाहर से भी वोट के बैंक के लिए जो लोग इन मैदानी इलाकों में बांटे जा रहे हैं, तो वो सिर्फ उनसे अपना जो पैसा बढ़ाने का, अपना फंड बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बात और रहे बात मुद्दा का, तो एकमात्र त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तराखंड में भू कानून को बिल्कुल कचरे के बक्से में डाल दिया, हम ये कह सकते हैं। नहीं तो मैं धन्यवाद करूंगा नरेंद्र तिवारी जी ने, उन्होंने भू कानून पर कुछ कदम उठाए थे, लेकिन आने वाले इन सरकार आते आते उसको बिल्कुल एक जो है हमारे लिए एक जहर बना दिया है, हम ये कहेंगे उसको जहर बना दिया। अगर आज हमारा सशक्त भू कानून होता तो अंकिता भंडारी जैसे केस न होता, उसके अलावा और भी जो केस उत्तराखंड में लगातार हुए जा रहे हैं वो न होते। उत्तराखंड में प्रतिवर्ष जो है 1300 गुम होते जा रहे हैं। ये सब है ये जो वर्तमान सरकार और उससे भी पूर्व में रही कुछ सरकारों के जो है गलत नीतियों के कारण ही है। अब वर्तमान में मैं बात करूं कि जो उत्तराखंड के जो मुख्य मुद्दे हैं, हम तो पूरे देश की बात जरूर है, सरकार देश की बन रही है, लेकिन निस्संदेह अब ये देखिए हमारे उत्तराखंड के जो मुख्य मुद्दे हैं, वो सबसे पहला मुख्य मुद्दा यही है कि रोजगार। हमारा पहाड़ के आदमियों को रोजगार मिलता तो वो पलायन करके नीचे की तरफ नहीं आता। आज रेलवे लाइन तक बिछ गई है, और रेलवे लाइन में जो काम करने वालों में हमारा ठीक है, कहां से प्राप्त होगा। देवचंद जी, आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में, क्लियर नहीं मिल पा रही है, वापस से आपका रुख करेंगे। मनोज ध्यानी जी का एक बार रुख कर लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है मनोज ध्यानी जी की भी, क्योंकि जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप और ठीक चुनाव से पहले जो एक माहौल बनाया जा रहा है, या विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों के साथ विपक्ष का आम जनता के बीच में वो विश्वास कायम कर पाना, और साथ ही पहाड़ के विकास को लेकर, क्योंकि अब सवाल चल और अचल संपत्ति के रिकॉर्ड को लेकर उलझ गया है, और ये जो राजनेताओं की इनकम में इतनी तब्दीली देखने को मिलती है, बढ़ोतरी देखने को मिलती है, ध्यानी जी ये कैसे, ये भी बताइएगा जरा। देखिए, बहुत अच्छा विषय है, और इस पे हमारे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में बहुत सार्थक काम किया है, और आपके चैनल ने थोड़ी देर से इस विषय को लिया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, या मैं सम्मिलित नहीं हो पाया जी। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने एक मुकदमा दायर किया था, जिसका फैसला और पूरे विश्व भर में और भारत की राजनीति में उसने बड़ी हलचल पैदा की है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर बात हो चुकी है जी। इसमें एडीआर हमारी प्राइमरी पार्टी थी, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है, इस पे आप ये देखिए कि राजनीतिक दलों को जो चंदा है उसके लिए जिस तरीके के तरीके अडॉप्ट किए जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो साक्ष्य हैं, जिस तरीके के ट्रेल्स हैं, वो दिखा रही हैं कि एक्सटॉर्शन टाइप हो रही है,
किसी को फेवर किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स में, इस तरीके की वो है। और ये किसी एक पार्टी का नहीं, केंद्र में अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा अलग तरीके से ये काम किया जा रहा है। और मतलब आप इस ट्रेल को देखिए कि हिंदुस्तान में जनता का जो पैसा है उसका क्या हालात है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको रखना चाह रहा हूँ। आप हम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं इस स्टूडियो के भीतर, हम सब किसी बैंक में जाते हैं या किसी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, कोई पोस्टल ऑर्डर खरीदते हैं, कोई बैंक ड्राफ्ट खरीदते हैं, हम उसका चार्जेस देते हैं, हमारे से बैंक चार्ज लेता है। और आप ये सोचिए कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो करोड़ों के हैं, जिन पे जो चार्जेस होंगे वो भी करोड़ों का होगा। उन करोड़ों के हिसाब किताब का चार्जेस कौन पे कर रहा है? वो कंपनियां नहीं कर रही जो चार्जेस दे रही है, उसको भारत के सरकार का वित्त मंत्रालय बियर कर रहा था। मतलब क्या मजाक बनाया हुआ है सिस्टम का। इस सिस्टम को टूटना चाहिए और इस सिस्टम पे तमाचा लगाया है सुप्रीम कोर्ट में। दैट इज ए वेलकम डेवलपमेंट। अब मैं आता हूं आज के आपके विषय पे। इस विषय पे माननीय त्रिवेंद्र रावत जी की बात आई है, वो क्योंकि चुनाव नहीं लड़े, अन्यथा हमने तो जो चुनाव लड़ने वाले, दोबारा चुनाव लड़ने वाले विधायक थे उनकी, और यहाँ तक कि तमाम जितने भी चाहे विपक्ष के हों, क्योंकि एडीआर कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला का भी नाम सामने आ रहा है। 12 साल में जो इंक्रीज हुआ, जो भी चल संपत्ति, लखपति से करोड़पति बन गए। जी जी जी, हम तो सभी राजनीतिक दलों के, चाहे निर्दलीय हो, सभी के खंगालते हैं उनको और रिकॉर्ड जारी करते हैं। बल्कि मैं एक रिपोर्ट आपको आज भेजूंगा। भारत की आज की संसद में 139 अपराधी जो सीरियस किस्म के, मतलब 139 बना 149 सांसद जो सीरियस अपराध, जिनमें डकैती, रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन, इस तरीके के मुकदमे हैं। कैसी संसद हम बना रहे हैं, कैसा देश हम बनाने जा रहे हैं, किस आधार पे हम कह रहे हैं कि हम भारत को एक स्वर्णिम भारत करते हैं, कैसे क्लेम कर सकते हैं? ये एक बहुत सीरियस इशू है। और जब संपत्ति की बात कर रहे हैं तो आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी का, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़े इसलिए नहीं आया, लेकिन अभी आया 336 करोड़ रुपया कहां से बढ़ गया? अभी आप रानी लक्ष्मी शाह जी का, पिछली बार जनता ने जिनको वोट दिया, संपत्ति बढ़ जाएगी, उन्होंने तो उनको अपने इश्यूज के लिए वोट दिया था। तो आप देखिए कि कहां जा रहा है ये प्रदेश, और इसको तोड़ना चाहिए, टूटना चाहिए। और मुझे लगता है कि जनता के बीच में आप एक बहुत गंभीर मुद्दा लेके जा रहे हैं, और ये अच्छा है कि मीडिया इस प्रकार के सीरियस विषय पे चर्चा करे और बात को आगे तक ले जाए। और मैं अपनी बात को खत्म करने से पूर्व ये जरूर आपसे कहूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला जो इशू है, इस पे एक बार सीरियस डिबेटिंग कराइए और तमाम राजनीतिक दलों से। बिल्कुल, हालांकि इसको लेकर अब डिबेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से कोशिश रहेगी कि इस पर डिबेट की जाए, क्योंकि बहुत इसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप विपक्ष की तरफ से भी बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। जी अनुपम जी। जी देखिए, मेरा कुछ जवाब शायद बच गए थे अभी। बिल्कुल, आपका ही रुख करना था, इसके बाद आशीष जी का करेंगे। जी हाँ, तो मैं अभी उनके आंसर देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली तो बात इन्होंने करी है कि नितिन गडकरी जी का टिकट काट दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि बीजेपी की जो बातें हैं, इन लोगों के घरों में, इन लोगों के पास में जाके कौन बता के आ रहा है? ठीक है, जिनको अपनी पार्टी के अंदर नहीं पता चल रहा है कि 2-2 लाख रुपए के तो किसी के घर में पर्दे लग जा रहे हैं, टॉयलेट में इतने महंगे टॉयलेट लग जा रहे हैं जिसका हमको पता नहीं है। इनके घर में जाके कौन बता रहा है? देखिए, जिस व्यक्ति की बात हो रही है ना, गडकरी जी की, और जिनकी बात हो रही है मोदी जी की, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने त्याग को अपनाकर अपना चरित्र निर्माण किया है। इलेक्शन के टिकट की बात कर रहे हैं हम, इलेक्शन के टिकट की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत छोटी चीज है। ये सड़क पे जो आप कभी गडकरी जी की बात सुनिएगा, पोस्टर लगाकर, दीवारों पर पोस्टर लगाकर उन्होंने अपना कार्यवाही शुरू करी, और ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देने की बात सार्वजनिक कर रहे होंगे लोग, आपको लगता है? ये तो सिर्फ एक तरीके का, देखिए, हर पार्टी अपना एक तरीका तय करती है, अपना एक समाज बनाती है, अपना एक सिस्टम बनाती है कि कब कौन सी लिस्ट निकलेगी, उस लिस्ट के हिसाब से तय होता है। इतने बड़े बड़े नेताओं को ये सीखना चाहिए, दूसरी पार्टी को, ये कांग्रेस को सीखना चाहिए, आम आदमी पार्टी को सीखना चाहिए कि कार्यकर्ता, ये सारे लोग, प्रधानमंत्री भी अपने आप को एक कार्यकर्ता कह रहे हैं। हमारे लिए ये लोग उन दिग्गज लोगों से जिनसे हम लोग सीखकर अपने चरित्र को आगे बनाते हैं। दूसरी बात मैं बात करूंगा रोजगार की। देखिए, रोजगार की बात हो रही है ना, तो रोजगार
ये जो कंपनीज आ रही हैं, जैसे हम जैसे लोग जो हैं, मैंने कभी सरकारी नौकरी नहीं, अब कुछ समय पहले अगर मेरा अकाउंट देखा जाता तो देखा जाता कि साहब 18,000 रुपए जमा नहीं कर पाता, और अब कुछ समय बाद अगर मेरा अकाउंट देखा जाएगा तो बोले ये तो लाखों में कमा रहा है, ये आदमी जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा होगा, मुझ पर क्यों नहीं हुआ रहा? कमाई कर रहे हैं। ठीक है अनूप जी, आप जो बातें कह रहे हैं उन बातों से इत्तेफाक रखते हुए जो मनोज ध्यानी जी ने महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया और आपने जिन आरोपों के साथ आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी या सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, अनूप जी एक मिनट, अरविंदो फार्मा 100 करोड़ के घोटाले का आरोप, उसमें से लगातार ये कहा जा रहा है कि 60 करोड़ बीजेपी के खाते में गए, उसको लेकर कुछ कहेंगे क्या? मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि आरोप है ना, और उस आरोप में क्या हमने ये मना कर दिया किसी को कि आप कोर्ट में नहीं जाइए, या हमने न्याय प्रणाली को रोक दिया क्या उस व्यक्ति के लिए? नहीं ना। अब जब तक वो आरोप में है, देखिए कोर्ट भी ये कह रही है जब तक आरोपित है वो, अभी उसके वो सजा याफ्ता नहीं है। और दूसरी बात मैं बोलूं कि जब बीजेपी काम कर रही है तो कांग्रेस को भी उसमें से पैसे मिले। मैं क्या आज की डेट में ये उठा के बैठा हूं कि यूकेडी के एक व्यक्ति यूकेडी के एक नेता जब बन जाते हैं, पोजीशनधारी हो जाते हैं, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी में कितना बड़ा इजाफा हो गया। अगर मैं दिवाकर भट्ट जी के पास में चला जाऊं, ऐसा तो नहीं कर रहा हूं ना, क्योंकि देखिए उन लोगों का उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने अपना किसी भी नेता की, किसी भी सांसद की, किसी भी विधायक के, अनूप जी इतना समय आपको नहीं दे सकते ना, और भी मेहमान हैं, हमें उनको भी समय देना है। अनूप जी लिसन टू मी, की बात मैं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हमारे नेताओं के पास पैसे कैसे आ गए। मैं तो ये कह रहा हूं हमारे नेता ने तो लिख के दिया है कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। किसी भी राजनेता, विधायक, सांसद की जो इनकम है, अगर जरूरत है, अगर किसी पहाड़ में अगर जरूरत है कि ठीक है विधायक निधि से ये काम करा देना चाहिए, तो विधायकों को विधायक निधि खर्च करने में आपत्ति है। ये इनकम इंक्रीज कैसे हो जाती है जबकि आम जनमानस के विकास में नहीं नजर आती? सवाल ये है। ठीक है, एक एक करके उमा जी, एक मिनट, ठीक है, एक एक करके। सब बेमान है, आप भी ईमानदार हैं। देखिए बेमान होंगे इसलिए उनको हटा दिया। ठीक है, ठीक है। और बीजेपी जो है घर घर पहुंची है, हर घर की सेवा करती है। जब कोई बीमार होता है ना तो हमारा जो नेता है वो कार्यकर्ता बनकर उनको अपने साथ लेके जाने वाले लोगों में से है, इसलिए उस पर विश्वास है। कांग्रेस पे विश्वास ही नहीं है। दावे के साथ आज टीवी चैनल पे बैठ के बोल रही हूँ कि मेरी कंपनी ने मोदी जी को 500 करोड़ रुपए दिए हैं, जाइए और गिरफ्तार कीजिए मोदी जी को। मेरी कंपनी ने दिए, मैं उनको दिए हैं, चलाती हूँ, मेरी फर्म है, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने 500 करोड़ रुपए मोदी जी को उनके घर पे जाके दिए हैं। अब आप ईडी में जाके शिकायत कीजिए कि मोदी जी को उमा सिसोदिया जी एक्चुअली उसी पार्टी से आती है ना, जो पार्टी क्या नहीं, जो सच है वो कागज दिखाती थी। शीला दीक्षित ने ये करा है, हम बनेंगे तो जेल में डालेंगे, याद है ना आपको? उमा सिसोदिया जी आप वही बात कर रही है। देखिए जो हवाई फायर है ना, ये आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से ही सीखी है। घर पे पकड़ाए, उनके घर पे जाके दिए। ऐसी बातें, ऐसी बचकानी। अब बात बताइए, ऐसी डिबेट में इस तरीके की बातें होंगी क्या? इनको ये भी नहीं पता है कि शपथ पत्र देने पड़ते हैं, एफिडेविट देनी पड़ते हैं, कंप्लेन देनी पड़ती है, FIR करानी पड़ती है। उमा सिसोदिया जी सारे, एक्चुअली इनके जो लीडर हैं केजरीवाल जी, उन्होंने बोला था हम नए किस्म की राजनीति करेंगे। अब आप मोदी जी से पूछिए। चलिए ठीक है, फिलहाल हम मुद्दे पर वापस लौटते हैं। कम टू द पॉइंट। उमा सिसोदिया जी आपका रुख करते हैं, इसके बाद बोलिएगा। आशीष जी का रुख कर लेते हैं। 2 लाख रुपए के पर्दे इन्होंने लगाए, लाखों के टॉयलेट इन्होंने बनाए, निवृत्त होने के लिए लाखों रुपए की सीट इन्होंने लगाई है, और ये हमको बता रहे हैं कि हमने 5 करोड़ रुपए दिए। अरे साहब, आप लोगों को तो ये भी नहीं पता। डिबेट का जो मुद्दा है उस पर वापस लौटते हैं। समस्त बीजेपी वाले समझ रहे हैं, फॉल सीलिंग के गिरने पे उन्होंने पूरा घर बना दिया। आप बात कर रहे हैं पैसों की, आप बात कर रहे हैं पैसों की। आपके लीडर को उमा सिसोदिया जी, अनूप पंत जी, आपका टाइम जब आए तब बोलिएगा। अनूप जी टाइम अप। आशीष नौटियाल जी का रुख कर लेते हैं। आशीष, अनूप जी तथ्य बेसिस पे लगाएं। ठीक है, ठीक है। बचकानी बातें नहीं करें। अनूप जी जब आपका रुख करेंगे तब आप अपनी बात को रखिएगा। उमा सिसोदिया जी आपसे भी गुजारिश है, प्लीज। दीजिए ना उमा सिसोदिया जी, एक मिनट, आप दोनों मेहमानों को म्यूट कराना पड़ जाएगा। कैसे दिए, क्यों दिए? आप अरविंद जी से पूछ रहे हैं, देखो इसने आरोप लगाया, अब आप जवाब दो। मैं कह रही हूँ मैंने आरोप लगा रही हूँ। हम नहीं कर रहे भाई, ईडी कर रही है। हम नहीं कर रहे, ईडी कर रही है।
ठीक है, कैमरा तो ठीक है, आपने बात अपने बात लड़के खत्म हो पे गया। नहीं किया। अनुपम जी, अनुपम जी, आपने तो कैम- अनुशासन वाली पार्टी है आपकी, इस बात का लिहाज आपने तो करिए थोड़ा सा। आपने कैमरे वालों को बाहर रोक दिया था। अनुपम जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बाहर रोक दिया था आपने। उमा सिसोदिया जी, चलिए आशीष नौटियाल जी से हमारा सवाल है, आप लोग अगर नहीं अपनी बारी पर बोलेंगे तो बेहतर रहेगा मुझे लगता है, नहीं तो मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। आशीष नौटियाल जी, देखा जाए तो सत्ता पक्ष के या त्रिवेंद्र सिंह रावत का आपने जिक्र किया, राजलक्ष्मी शाह का जिक्र किया, उनकी संपत्तियां ब्यौरे को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुंसोला का भी नाम सामने आ रहा है कि 12 साल में लखपति से करोड़पति बन गए। साथ ही पहाड़ के विकास को लेकर विपक्ष की जो गंभीरता है, क्या उसको लेकर कोई रणनीति है विपक्ष के पास उन तमाम मुद्दों के साथ साथ? सोनी मैडम, अभी हम सुन रहे थे, बताया जा रहा था कि 2014 से पहले कुछ था ही नहीं। ऐसा नहीं है, बिना रणनीति के देश चल गया, बिना रणनीति अटल के बिहारी देश वाजपेयी भी थे 2014 से पहले, तो वो भी पता नहीं बेचारे कहाँ से पैदा हुए और कहाँ चले गए। न्यूज चैनल में उनको भी नहीं मानते ये लोग। हमें लगता है उनकी पैदाइश भी 2014 से पहले की है और उनकी इलाज भी 2014 से पहले हुए होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई 2014 से पहले हुई होगी। तो ये झूठ बोलने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, जनता को गुमराह करने का काम करती है, बिल्कुल गलत है। आज आप सड़कों की हम लोग बात करते हैं, सड़कें बनाई, क्या 2014 से पहले सड़कें नहीं थी? क्या 2000 पहले से लोग 14 से पहले लोग बद्रीनाथ नहीं गए, कहीं नहीं गए, कि शहर की सड़कें होती नहीं थी? अरे सड़कों का निर्माण किस तरह हुआ, सड़कें बनी कैसे? शुरू के समय में देखिए मैडम, सबसे पहले होता है सड़कों को देखना, पहले छोटी तो बनाई जाएगी कि पहले ही 60-60 फीट की सड़क बन जाएगी? पहले 10 फीट की बनेगी, 20 फीट की बनेगी, 40-20 तभी तो बढ़ेगी। तो ये सोचते हैं कि सड़कें इन्होंने ही बनाई, नहीं तो कोई जा ही नहीं पा रहा था। तो ये सब जो ये सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। और हमारे पास पूरा रोड मैप है। आप बताएं मैडम, 40 लाख पद केंद्र में खाली पड़े हैं और हमने विश्वास दिलाया है अगर कांग्रेस की सरकार आती है, गठबंधन की सरकार आती है, तो 30 लाख पद तुरंत भरे जाएंगे। हर अप्रेंटिस करने वाले युवा को, जो भी जिसने कोई भी तरीके की डिप्लोमा होल्डर होगा, उसको 1 साल की अप्रेंटिस का 1 लाख रुपए साल का हम लोग देंगे, हमने गारंटी दी है। हर महिलाओं को, जो भी महिलाएं घर में अब चाहे अपने काम करती हैं, जो भी गरीब महिलाएं हैं, हर महिला को 1 लाख रुपए साल की देने का हमने गारंटी दी है। और हमारे पास निश्चित रोजगार के लिए रोड मैप है। रोजगार क्यों नहीं देंगे? रोजगार तो कांग्रेस ही तो है जिसके टाइम पे रोजगार इतने थे और हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो आज एक रिपोर्ट आई है जिसपे उन्होंने साफ मना कर दिया है, हम लोग रोजगार दे ही नहीं सकते। तो भारतीय जनता पार्टी के बस का रोजगार देना नहीं है, रोजगार से हटाना है, जुमलेबाजी करना है। 2 करोड़ रोजगार की बात करके आपने लोगों के रोजगार छीनने का काम किया है। आप देखिए उत्तराखंड के अंदर उपनल कर्मचारी हड़ताल में है, नर्सिंग स्टाफ हड़ताल में है, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हड़ताल में है, विभाग जो है भी वहां आप तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं, पेंशन आप लोगों ने कटौती कर दी। हम लोगों ने पेंशन देके दिखाई है ना, पेंशन दी जा सकती है, पर ये लोग नहीं दे सकते। पेंशन वो दे सकता है जिसकी मनसा साफ हो, जिसने सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे खाने का काम। इसके बाद यूकेडी प्रवक्ता का रुख करेंगे, ठीक है? इस बात का जवाब ले लेते हैं अनूप पंची से, जल्दी से जवाब दीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी, मैं बिल्कुल जल्दी से इसका जवाब दूंगा। ये कह रहे थे कि इन्होंने बोला है कि ये रोजगार देंगे, गारंटी है। गारंटी तो इनकी वो भी थी कि ये बोल रहे थे किसानों का लोन माफ करेंगे, हो गए? तो बिल्कुल हुए थे। आपकी गारंटी अपनी गारंटी देखिए, पहले आपने क्या दी? देखिए, ऐसा है कि झूठ बोलने का जो काम है ना, मोदी बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी है, तो यूथ उसकी तरफ जाता है, क्योंकि पब्लिक जो है उसको नौकरी मिलती है। गंगा साफ हो गई, लोगों के अकाउंट में जो 15 लाख की बात कर रहे हो, 15 लाख करोड़ रुपए चुराने वाला कौन था? वो कांग्रेस की ही सरकार थी। बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी गायब हो गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये प्लेटफॉर्म सेट किया जिसकी वजह से आज लोग पब्लिक के घर घर में जाके काम कर रहे हैं। हमने दी कांग्रेस झूठ बोलने के अलावा पेंशन दी, झूठ बीजेपी वाले, ठीक है, कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है। लेकिन अनूप जी देखिए, ये इत्तेफाक देखिए, विपक्ष के नेता झूठ बोलते हैं, विपक्ष के नेता घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तब भी आप देखा जाए तो उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, क्यों? जी देखिए क्या होता है ना, जब कहीं पे कोई काम सही तरीके से चल रहा हो और जब कहीं का लीडर जो है वो उन लोगों को बदलने की प्रक्रिया में घुसने ही ना दे, तो वो लोगों के बीच में भी उथल पुथल हो। वो लोग भी सही जगह पे, देखिए एक कंपनी जब बंद होने वाली होती है ना,
तो उस कंपनी में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो उस अजीत लीडर पवार को जी छोड़ना ही को चाहेंगे एक जो उस दिन कंपनी पहले को बंद कराना चाह रहा हो। पानी पी कर कोस रहे थे, उनके कच्चे चच्चे बोल रहे थे अजीत पवार जी के, एक-एक जगन करके। रेड्डी जी के। उसके बाद विद इन 48 घंटे के अंदर अजीत पवार जी को आप लोग वाइस वहां का मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये वॉशिंग मशीन इतनी वही जल्दी बोल कैसे रहा हूं। साफ कर देती है कि आप भूल जाते हैं 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी क्या बोल रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ चलिए हेमंत बीजेपी तो सोरेन, बीजेपी तो कुछ ना कुछ ऐसा करती आपके होगी। असम के मुख्यमंत्री चिटफंड घोटाले के सबसे बड़े आरोपी। मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी तो कुछ ऐसा करती होगी कि वो सही लोगों को ठीक है। गलत पार्टी से ले आती है। ठीक है, बहुत यूकेडी बढ़िया। प्रवक्ता का जो रुख है कर लेते हैं वो देवचंद सही पार्टी से जी। ले देवचंद जी, देवचंद मैं ये जी, कह रहा हूँ कि आम आदमी ठीक है। पार्टी कैसे हुई कि एक आदमी जो बोलता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले लिया, बंगला नहीं लूंगा, बंगला ले लिया। ठीक है अनूप जी। उसके बाद कहता था कि मैं बंगला ऐसी बात है जो कि किसी आदमी एक एक करके आशीष जी, उमा जी प्लीज। अनूप जी जवाब, आपका टाइम पूरा हो गया, ठीक है। लगाएंगे वो बात करेंगे सब चरित्र। यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, इसके बाद फाइनल कमेंट ध्यानी जी का लेंगे। यूकेडी प्रवक्ता देवचंद जी का रुख कर लेते हैं। देवचंद जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, पक्ष और विपक्ष के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के बीच 2024 की जंग को आप कैसे देख रहे हैं? हरिद्वार सीट से सबसे ज्यादा प्रत्याशी हैं इस बार और बेहद महत्वपूर्ण सीट है। चलिए, देवबंद जी को आवाज नहीं मिल पा रही है शायद। ध्यानी जी का फाइनल कमेंट। ध्यानी जी, 2024 को किस लिहाज से देख पा रहे हैं? जिस तरीके के मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लीडरशिप को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है, रणनीति को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। मुझे लगता है कि 2024 चुनाव के लिए अभी समतल भूमि, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के खाते बंद हुए हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता बंद हुए हैं, खाते बंद हुए हैं, तो इसको ये लोकतंत्र में सीरियसली सही इशू नहीं है, सही तरीका नहीं है। और लोकतंत्र की समझ, क्या अटल लोकतांत्रिक राष्ट्र का हिस्सा क्या है, अटल विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है? बस इसको लेकर दो शब्द। और अनुपम जी इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि वो क्षेत्रीय राजनीति के संवाहक रहे हैं। और मैं स्पेशली उनको कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए, अब 45 साल से अगर टिहरी लोकसभा की बात कर रहे हैं तो रानी लक्ष्मी शाह जी उनकी उम्मीदवार है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इतिहास में आप डुबकी लगाए और ये देखिए कि इतिहास में जो अखंड गढ़वाल नहीं रख पाए, जिन्होंने अंग्रेजों को ब्रिटिश गढ़वाल और ब्रिटिश कुमाऊं सौंप दिया, सौदेबाजी कर ली, क्या वो अखंड भारत की राजनीति के लिए सही प्रत्याशी हैं? चलिए 23 करोड़ का छोड़िए आप मैटर, मैं विचारधारात्मक तरीके से बोल रहा हूं कि वो विचारधारात्मक तरीके से भी सही नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि जाती ही नहीं है सही विचार पे, है ना? इसी बात का जवाब दे दें। बिल्कुल, राजनीति सही विचारधारा के साथ हो नहीं सकती ना ध्यानी जी। राजनीति किस तरीके की राजनीति हो चुकी है ये सभी जानते हैं और ये सत्ता पक्ष भी बखूबी जानता है। जवाब देने में माहिर है, लेकिन बखूबी अनूप पंत जी भी जानते होंगे। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उन तमाम मुद्दों के बीच अब जो आज देवभूमि के दंगल में चर्चा हो रही थी चल और अचल संपत्ति को लेकर, तो क्या जनता के विकास से ज्यादा नेताओं ने अपने विकास पर ध्यान दिया? और यही वजह है कि आज उन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना पड़ रहा है। लेकिन उन मुद्दों के सहारे ये 2024 की नैया कैसे पार लगेगी, ये बेहद दिलचस्प है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।